Assalamualaikum students, here your इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ब्रेचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 7 का जो हमारा टेस्ट हुआ है थर्मो केमिस्ट्री का, इसका पोर्शन 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कहते हैं एंथैल्पी इज मेजर्ड एट। बच्चे यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। हमारे पास हमारी बुक के अंदर दो तरह से कंडीशंस ली जाती हैं। एक हमारे पास कहा जाता है कि हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर की जो है हम लोग बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर की जो है हम लोग बात कर रहे होते हैं। मैं दोनों के दरमियान डिफरेंस आप लोगों को क्लियर करता चलूँ। बच्चे जो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, या फिर आप लोग पहले लिख लें कि ये क्या है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं किस चीज़ की? ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर आप लोग इसको रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर भी जो है वो आप लोग इसको बोल सकते हैं। और हम लोग अपनी केमिस्ट्री की बुक के अंदर इनको किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इंथैल्पी जब कैलकुलेट करते हैं तब भी हम लोग इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तब भी हम लोग इसी चीज़ को जो था वो डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारे पास आ गया 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाता है। ये कंडीशन ये क्या है? ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। और हम लोग इसको कब इस्तेमाल करते हैं? हम लोगों ने जब मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा, या फिर जब हम लोगों ने गैस लास को डिस्कस किया था तब भी हम लोगों ने इसी चीज़ को डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों को अब इन दोनों का दरमियान डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। इन चारों जगहों पे ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इंथैल्पी पूछी गई, इंथैल्पी हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम को पूछते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होगा कि 298 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर की बात की जा रही है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कहते हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास हम लोग किस चीज़ को लेते हैं? हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं। एंडोथर्मिक में हमें पता है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट्स का एनर्जी कंटेंट जो है वो हमारे पास कम होता है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो है वो ग्राफ आ जाता है। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस चीज़ को जो है वो टच कर लेते हैं। लाइक ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये हमारे पास जो कंटेंट है ये हमारे पास किसका है? रिएक्टेंट्स का। कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का बताना। बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी होता है क्या? याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होगी माइनस जो भी रिएक्टेंट्स की एनर्जी होगी। तो हमारे पास अगर हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा है? ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट होगा। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो हम लोग इसको EAF जो है वो लिख देते हैं, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है। और अगर रिवर्स की बात करें तो ये हमारे पास रिएक्टेंट बन जाएगा। तो इस केस में आप लोग के पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिवर्स के केस में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे EAR जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर। तो देख लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बीटा के अंदर देखें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर, तो बच्चे ये कम है, ये ज्यादा नहीं है बैकवर्ड की। फिर कहता है इक्वल है, तो इक्वल भी नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल भी ठीक नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वेल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, कहता है फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन मिसिंग है। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर हमारे पास डेल जी इज इक्वल टू 0 आ जाए या डेल जी इज लेस देन 0 आ जाए, तब आप लोग जो है वो क्या चीज़ कर रहे होंगे यहाँ पे? मतलब कैसे आप लोगों को पता लगेगा कि हम लोग यहाँ पे किस चीज़ को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे? तो मैं लास्ट स्लाइड के ऊपर भी पिछला जो इसका पार्ट 1 था डिस्कशन का, उसके अंदर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में डेल जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है? वो ग्रेटर देन 0 हुआ करती है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल जी, अब यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नहीं ठीक से गिवन, अदरवाइज इसका जो राइट ऑप्शन है आपको कंसेप्ट ही देना है। तो बच्चे यार क्या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर गिब्स एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं तो इस तरह से रिलेट करते हैं कि अगर डेल जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन 0 होगी तो वो हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। सिर्फ ये कंसेप्ट याद रख लें। अब मुझे नहीं पता इसका राइट ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन की ऑप्शंस मेरे से लिखी नहीं गई। तो इस वक्त इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग यही कंसिडर कर लें कि करेक्ट अगर आप लोगों ने बताना हो तो करेक्ट के हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा कि डेल जी इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, कहता है एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट। तो फिर वही बात आ गई कि आप लोगों ने इसका ग्राफ बना लेना है। रिएक्टेंट्स का एनर्जी कंटेंट जो है वो हमारे पास कम होता है, प्रोडक्ट्स का जो
हीट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। पोटेंशियल एनर्जी इन शॉर्ट आप लोगों के पास यहाँ पे हीट कंटेंट ही आप लोग ले लेंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट का हीट कंटेंट होता है वो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है अल्फा आ जाएगा कि प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। बीटा में देखें रिएक्टेंट मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक के केस में होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, चाहे एंडो हो एक्सो किसी में भी नहीं होता। सराउंडिंग इंक्रीजेस, तो एंडोथर्मिक में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है और सिस्टम का जो है हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, आप लोगों के सामने रिएक्शन गिवन है और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके साथ ही इंथैल्पी गिवन है। मैंने लास्ट जो डिस्कशन थी उसके अंदर भी ये बात क्लियर कट बताई और अभी फिर बता रहा हूँ कि बच्चे याद रखें, जब प्रोडक्ट्स के साथ इंथैल्पी आ जाती है ना तो वो इंडिकेट करती है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बने और साथ ही साथ हमारे पास हीट भी निकल रही है। तो ये इंडिकेशन होती है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग जो इंथैल्पी शो करते हैं वो माइनस के साइन के साथ शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा -25.5। और अगर इंथैल्पी या फिर हीट आप लोगों के पास रिएक्टेंट के साथ गिवन होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग रिएक्टेंट्स में हीट को ऐड कर रहे हैं। जब रिएक्टेंट्स में हीट को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो है वो इंडिकेशन होती है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, कहता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी हैज अ नेगेटिव वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास सोडियम सॉलिड होता है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्लोरीन जो है वो अपनी गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद होती है। और हम लोग लेटेस्ट एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग पहले सोडियम गैसियस फॉर्म में पॉजिटिव में बनाते हैं, फिर जो है वो हम लोग इसी तरह से क्लोराइड को भी गैसियस फॉर्म में लेकर आते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग जो है वो NaCl बना रहे होते हैं। इससे पहले हम लोग सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं सोडियम गैसियस फेज में, और जो सोडियम गैसियस होता है फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करके यानी पॉजिटिव बनाते हैं। इसी तरह से 1/2 CRT को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले सिंपल क्लोरीन गैस में और फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करके तो हमारे पास क्लोराइड आयन जो है वो हमारे पास बन रहा होते हैं। अल्फा में देखे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, तो आयनाइजेशन जो है वो याद रखिएगा हमेशा हमारे पास एंडोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ती है, तो ये हमारे पास है वो पॉजिटिव के अंदर वैल्यू होगी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की। फिर कहते हैं एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, तो जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली राइट ऑप्शन भी यही है कि एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। बाकी दोनों ऑप्शंस को देखें तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। तो जब एंथैल्पीज का मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हमारे पास एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है और जो हमारे पास कंबस्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन होती है हमारे पास नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन को जो है वो हम लोग शो कर रहे होंगे किस साइन के साथ, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ जो है वो शो कर रहे होंगे। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 27 को यहाँ पे देखें, कहता है कि देयर इज अ सपोज रिएक्शन, आप लोगों के सामने कोई रिएक्शन गिवन है 3A + 3B ये कंबाइन होकर हमारे पास 5C बनाते हैं और 1D जो है वो बना रहे होते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल H माइनस डेल E। अब डेल H और डेल E का रिलेशन क्या होता है वो हमें पता है कि अगर डेल A जो है वो इक्वल होता है डेल E प्लस डेल NRT के जो है वो हमारे पास इक्वल हुआ करते हैं। आपने क्या बताना है, डेल H माइनस डेल E का बताना है कि किसके इक्वल है, तो वो हमारे पास इक्वल होगा डेल NRT के। आपने सिंपली यहाँ पे डेल n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल हैं 5 + 1, ये आप लोगों के पास यहाँ पे 6 मोल्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट के भी 6 मोल्स मौजूद हैं, तो 6 - 6 आप लोगों के पास डेल n की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 को RT से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो 0 आ जाएगा। तो डेल H माइनस डेल E किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कहता है कि a गैस एक्सपेंड्स एंड एब्जॉर्ब्स 200 जॉल हीट। एब्जॉर्ब मतलब क्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ गिवन होगा, ये एब्जॉर्ब हो रही है। फिर डेल वी के जो है वो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे 500 cm³ जो है वो हमारे पास वैल्यू गिवन है। फिर प्रेशर की भी आप लोगों को वैल्यू गिवन है 20 × 10⁻⁵ Nm-2। कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल ई। यहाँ पे डेल ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो डेल ई है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेल ई हमें पता है कि किसके इक्वल है Q + W के। यहाँ पे हमारे पास हीट की वैल्यू तो गिवन है लेकिन वर्क डन की वैल्यू गिवन नहीं है, और हमें पता है वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास P डेल V के जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें कि क्या वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है। तो बच्चे यहाँ पे जो कीवर्ड है वो हमारे पास है गैस एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है, गैस खुद काम कर रही है, मीन टू से वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो Q - W बनेगा। पहले हम लोग W कैलकुलेट कर लेते हैं P डेल V से। तो P की वैल्यू आप लोगों को गिवन है वो कितनी है, वो हमारे पास है 2 × 10⁵ डेल V। डेल V की वैल्यू आपको 500 cm³ गिवन है। आप लोग अगर इसको मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 500 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगा।
-6 क्यों आया, क्योंकि सी एम क्यूब, और आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के रूल पढ़े हुए हैं कि अगर सी एम दोनों के ऊपर क्यूब है तो सी का भी क्यूब है और वो मीटर का भी क्यूब है, तो सी 10⁻⁻² का क्यूब लेंगे तो वो -6 आ जाएगा। अब आप लोग इसे सॉल्व कर लें तो ये आप लोगों के पास 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 आ जाता है। 1000 इंटू 10⁻5 -6 ये आप लोगों के पास 10⁻1 आ जाएगा। मीन टू से आप लोगों के पास यहाँ पे जो प्रेशर इसकी वर्डन की वैल्यू है वो न्यूटन मीटर 100 के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो सिंपली क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो वो हमारे पास 200 जूल है, माइनस वर्क डन जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास यहाँ पे 100 गिवन है। तो 200 -100 आप लोगों के पास है वो 100 जूल है, जहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कहता है फॉलोइंग एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अल्फा में है आयनाइजेशन, बच्चा आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मर्जी वैल्यू हो उसको हम लोग आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव के अंदर ही आएगी। बीटा के अंदर देखें, कहता है कि डेपोजिशन, डेपोजिशन क्या है, ये इनवर्स ऑफ सब्लिमेशन होती है। मतलब सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से गैस में जाना। तो अगर गैस से आप लोग डायरेक्ट सॉलिड में जा रहे हो तो ये डेपोजिशन होती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये एक्सोथर्मिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेज बढ़ जाती हैं, गैसेज से सॉलिड में जाते हुए, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो हम इसको बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक। उसके बाद है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी दो तरह से होती है, ब्रेकेज को भी बोलते हैं, फॉर्मेशन को भी बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है बायनाइजेशन आ जाएगा। बच्चे चाहते हैं कि एंथैल्पीज लिख लें जो हमेशा हमारे पास क्या होती हैं, वो एंडोथर्मिक ही होती हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि जो आपके पास हमेशा एंडोथर्मिक होंगी, नंबर 1 आप लोगों के पास सब्लिमेशन हमेशा ही एंडोथर्मिक होगी। उसके बाद हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी। उसके बाद हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये हमारे पास एंडोथर्मिक होती है। उसके बाद हमारे पास जो फ्यूजन होती है ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी। उसके बाद जो मेल्टिंग होती है ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग की, तो ये भी हमेशा हमारे पास एंडोथर्मिक होती है। जो हमारी बुक के अंदर इंथैल्पीज गिवन है उनमें से इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है ये हमेशा हमारे पास क्या होती है, ये पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही होती हैं। सो दीज आर द इंथैल्पीज व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप लोगों के पास ये ऑलवेज पॉजिटिव के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से आप लोगों के पास जो फोटोसिंथेसिस है ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक की ही कैटेगरी में आ जाती है। तो ये आप लोगों ने प्रोसेसेस लिख लेने हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे ऑलवेज एक्सोथर्मिक की बात करूं तो इनको नोट डाउन कर ले। हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन जो है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर हमारे पास कंबस्शन जो है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। कंबस्शन के बाद फ्रीजिंग, और इसी तरह से अगर बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, बॉन्ड फॉर्मेशन ये भी हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगी। इसी तरह से जो कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन क्या है कि लिक्विड से दोबारा से सॉलिड में चले जाना, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉरी वेपर से लिक्विड में चले जाना, कंडेंसेशन ये भी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो है ये भी हमारे पास क्या होगी, ये एक्सोथर्मिक की ही एग्जांपल के अंदर आ जाती है। इसी तरह से जो डेपोजिशन होती है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया ये भी एक्सोथर्मिक ही होगी। इसी तरह से आप लोगों के पास जो डेपोजिशन होती है, डेपोजिशन और फर्मेंटेशन ये सारी की सारी क्या है, ये एक्सोथर्मिक की एग्जांपल के अंदर जो है वो हमारे पास आ रही होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ जो कभी एक्सो कभी एंडो, तो उनकी भी एग्जांपल देख लें। सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखे है बुक के अंदर, फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, फिर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ये तीनों हमारी बुक के अंदर गिवन है। इसके अलावा जो होती है वो हमारे पास लेटिस एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारे पास वो चंद एक वैल्यूज हैं जो कि कभी एंड और कभी एक्सो हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो इनको नोट डाउन कर लें, किसी भी तरह से एमसीक्यूज आए तो आप लोग इसको टैकल करने के इंशाल्लाह काबिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, कहते हैं गिवन ग्राफ इज शॉन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप लोगों के सामने ग्राफ गिवन है। कहता है दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट द डैश रिएक्शन इफ यू कंसीडर द रिवर्स रिएक्शन। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये किसका ग्राफ है, ये एंडो का है या एक्सो का। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस सेंस में पूछा गया है। ये आप लोगों के सामने फॉरवर्ड रिएक्शन में है तो प्रोडक्ट की जो इंथैल्पी है वो हमारे पास ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की जो है वो कम है। और जब प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट से, तो हमें पता है ये कौन सा रिएक्शन होता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्या था, फॉरवर्ड के लिए एंडो। अब बात लिख लें जो मैं यहाँ से पूछना चाहता था, बच्चे याद रखिएगा। अगर हम लोग रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक बन जाएगा। अब आपने इसको रिवर्स करना है। रिवर्स के लिए ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट बन चुके हैं, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो अब देखें किसकी इंथैल्पी ज्यादा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। तो आप लोगों के पास रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। प्रोडक्ट की इंथैल्पी किस केस में कब होती है, वो एक्सोथर्मिक के केस में कम होती है। मीन टू से अगर उसने रिवर्स के लिए पूछा है तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो एक्सोथर्मिक आ जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो उसका रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो उसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो हमारे पास हमेशा कौन सा होगा, वो एंडोथर्मिक होगा। और याद रखिएगा
एक्सो और एंडो इस तरह से तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जो डेल एच की वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होती। मैग्नीट्यूड कभी नहीं चेंज होगा। हाँ, उसका जो साइन होगा, अगर वो पहले पॉजिटिव के साथ है वो नेगेटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बातें आप लोगों ने फैक्ट्स हैं याद रखिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो जो वर्क डन होती है ये हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं होती। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम होती है, वर्क डन सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब हम लोग वर्क डन सिस्टम से करवा भी सकते हैं और सिस्टम के ऊपर कर भी सकते हैं, मतलब सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरह से जो हीट है, हीट भी किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। लाइक अगर हम लोग तीन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, अगर मैं कहता हूँ मेरे हाथ में एक पेन है और मेरे पास मैं खुद हूँ और मेरे साथ जो है पेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो एक पेन है, एक मैं खुद हूँ और एक है वो पेजेस हैं। अब पेजेस की सपोज करें एनर्जी कम है, हीट कम है और मेरी एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो मेरे से जब मैं पेज को टच करूंगा तो मेरे से हीट जो है वो फ्लो करके सिस्टम के अंदर आना शुरू हो जाएगी। मतलब मैं एज अ सोर्स एक्ट कर रहा हूँ और ये जो पेज है ये एज अ सिंक एक्ट कर रहा है कि मेरे से हीट निकल के जो है वो पेज के अंदर जा रही है। लेकिन सपोज करें अब ये जो पेन है, पेन के अंदर मेरे से भी ज्यादा हीट मौजूद है, तो जब मैं पेन को पकड़ रहा हूँ तो पेन से हीट जो है वो मेरे अंदर आ रही है। लेकिन अब मैं एक्ट कर रहा हूँ एज अ सोर्स सिंक, और जो मेरे पास पेन है वो एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स। तो मतलब भाई एक वक्त एक ही टाइम के अंदर मैं एज अ सोर्स भी एक्ट कर रहा हूँ, एज अ सिंक भी एक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मतलब ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी ना वर्क डन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है ना ही हीट। हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल गिवन है, तो वर्क डन तो स्टेट फंक्शन नहीं है। इस तरह से डेल एस इंट्रोपी जो है ये याद रखिएगा, डेल एस इंट्रोपी को रिप्रेजेंट करती है। सिलेबस में नहीं है लेकिन फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास स्टेट फंक्शन ही होता है। इस तरह चेंज इन प्रेशर भी हमारे पास स्टेट फंक्शन ही होता है, तो बोथ एंड भी नहीं हो सकता। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, कहता है विच एंथैल्पी चेंज इज रेलिवेंट इन द फॉलोइंग प्रोसेस। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस के अंदर चले जाना, ये क्या है? इज इट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है बच्चे? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बने, तो कितने बन रहे हैं? वही 1 ही बन रहा है। दूसरी कंडीशन होती है कि प्रोडक्ट मस्ट बी इन देयर गैसियस स्टेट। क्या गैसियस ही है? बिल्कुल गैसियस ही है। थर्ड कंडीशन होती है कि आपके पास जिस रिएक्टेंट से बनाना होता है वो मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर फिजिकल स्टेट। तो क्या ये उसकी सोडियम की फिजिकल स्टेट ही है सॉलिड का? बिल्कुल इसकी सॉलिड ही है। चौथी जो है वो जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में ही मौजूद होना चाहिए, तो सोडियम जो है वो हमारे पास इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और फिर स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, तो वो तो यहाँ पे एप्लीकेबल है ही, अगर नहीं गिवन तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन ही फॉलो की जा रही है। तो ये हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाना, ये वो नहीं है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी नहीं है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन ऑफ एटमाइजेशन आ जाएगा। 33 को देखें, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इट इज नेसेसरी टू स्टडी। 3 बार बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, चौथी दफा फिर कर रहा हूँ कि इसके लिए आप लोगों को फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। अगर डेल जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल जी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तो ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आ रहा होता है। 34 को देखें, कहता है टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इनडायरेक्टली विच द फॉलोइंग। इनडायरेक्टली अगर आप लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए आप लोग किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो जब हम लोग इनडायरेक्टली की बात करते हैं तो मतलब मोर देन वन स्टेप्स के ऊपर वो चीज़ मुश्तमिल हो जाती है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग हैसिस लॉ का सहारा ले रहे होते हैं, और तमाम रूट्स के अंदर जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होता है एंथैल्पी का वो हमारे पास सेम ही होता है। तो ये हैसिस लॉ की ही डेफिनेशन थी। फिर कहता है स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल एनर्जी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमने बताना है। अल्फा में देखें, कहता है इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। बीटा के अंदर कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम डेल इज इक्वल टू क्यू वी। याद रखिएगा जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है, जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम लोग एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये दोनों इस तरह से होती है। इट इज एक्सप्रेस इन न्यूटन और डाइन। तो इंटरनल एनर्जी को जॉल के अंदर मतलब एनर्जी है तो इसको न्यूटन फोर्स के अंदर तो मैं ये नहीं करते, ना ही टाइम के अंदर, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं होगा। डेल्टा के अंदर देखें, विद इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। 36 सेकेंड कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? हमारे पास बेसिकली क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी होता है, और एम इंटू एस जो है ये हमारे पास इक्वल होते हैं सी के। यहाँ पे जो एस है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो एम है ये मैथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैथ का यूनिट हमारे पास सपोज कर लेंगे एम है, और जो एस स्पेसिफिक हीट होती है इसका जॉल पर केल्विन पर ग्राम जो है वो हमारे पास यूनिट होता है, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास जॉल पर केल्विन जो है वो हमारे पास बच जाता है।
और अगर इसको बड़े यूनिट्स के अंदर ले जाएं तो किलो जूल पर केल्विन भी सी का यूनिट होता है, तो बोथ ए एंड बी विल बी द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। बच्चे याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यही डिफरेंस होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग ग्राम का फैक्टर इन्वॉल्व कर लेते हैं, मतलब हम लोग मैसेज को इन्वॉल्व करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, लेकिन हीट कैपेसिटी में हम लोग मैसेज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, वहाँ पे सिंपल जॉल पर केल्विन ही जो है वो हमारे पास यूनिट होता है। तो यहाँ पे जॉल पर केल्विन हो या किलो जॉल पर केल्विन हो, मतलब इसके अंदर मैसेज इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे पास बोथ एंड भी आ जाएगा, जबकि 40 जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ पे यूनिट होगा। कहता है फॉर विच इंथाल्पी देयर मस्ट बी वन मोल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व। कौन सी ऐसी इंथाल्पी है जिसकी कंडीशन में एक ये भी कंडीशन है कि आपके पास वन मोल ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए। तो बच्चे इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमने सिर्फ ये पढ़ा था इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन में कि रिएक्टेंट मस्ट बी इन देयर फिजिकल स्टेट। हमने ये नहीं कहा कि वो वन मोल होना चाहिए, वो हाफ हो सकता है, वन हो सकता है, जितने भी हों हमें इससे कंसर्न नहीं होता। लाइक हमारे पास 1/3 O3 होता है और इससे हम लोग ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, तो ये इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। तो हम लोग ये तो नहीं कह रहे कि वन मोल चाहिए। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन वन मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना जरूरी होता है फ्रॉम द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो अगेन अगर आप लोग पोटाशियम सॉलिड में लेते हैं, हाफ Cl2 लेते हैं, तो हाफ मोल जो है वो गैसेस का ले रहे हैं और साथ में KCl जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर बना रहे हैं, तो आपके पास ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन वन मोल नहीं है। इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन ही ऐसी इंथाल्पी होती है जिसके अंदर वन मोल ऑफ रिएक्टेंट का होना जरूरी होता है। इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इसको बर्न करते हैं, प्रोडक्ट जितने मर्जी बने, इससे हमारा कंसर्न नहीं होता। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आप लोगों के पास वन मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन टू फॉर्म द वन मोल ऑफ वाटर। यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो हमारे पास वन मोल ऑफ वाटर बनाना होता है, तो ये भी प्रोडक्ट के साथ कंसर्न करती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये इंशाल्लाह इंथाल्पीज के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो दूंगा, उसके अंदर तमाम की तमाम इंथाल्पीज की जितनी कंडीशन होती हैं फिर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोगों को कभी भी ये मसला नहीं आएगा इंथाल्पीज को सिलेक्ट करते हुए। यहाँ पे देखें, कहता है द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सेम ट्वाइस द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चे यहाँ पे मैं कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगा। पहले यहाँ पे देखें, कहता है कि आपके पास ट्वाइस होनी चाहिए किससे, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। एज अ फॉलोइंग रिएक्शन आप लोगों के पास वाटर बन रहा है, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन होती है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करें और हमारे पास वन मोल ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बना रहे होते हैं। अगेन वन मोल ऑफ वाटर बनना चाहिए, जब वन मोल ऑफ वाटर बनेगा तो ये इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो 57.4 होती है। अगर अब आपने इसका डबल करना है तो डबल बनने के लिए आपके पास वाटर जो है वो 2 बनने चाहिए। तो इन चारों में से देखें किसमें 2 मोल्स ऑफ वाटर बने हैं, तो हमारे पास डेल्टा के अंदर बने हैं, तो इसकी जो इंथाल्पी होगी वो हमारे पास डबल होगी टू द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, क्या ये इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं। बच्चे ये इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, आप इसे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, सॉरी आप इसे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोल सकते। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमारे पास वन मोल ऑफ वाटर का बनना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं, ये पूछा गया है कि इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से डबल वैल्यू होनी चाहिए। तो जहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे वहीं पे हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आप लोगों को सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। 39 को देखें, कहते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन इंडिकेट्स था कि हमारे पास यहाँ पे जो आप लोगों के सामने रिएक्शन गिवन है ये किस किस्म के रिएक्शन को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अल्फा के अंदर देखें, क्या ये हमारे पास इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन तब होती है अगर आपके पास जो सोडियम सॉलिड है ये कन्वर्ट होता है सोडियम गैसेस के अंदर, तो ये हमारे पास इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलानी थी। इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी वही फॉर्म होती है कि हम लोग सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस के अंदर कन्वर्ट करना, तो ये भी हमारे पास इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इस चीज़ को जो है हम लोग पढ़ रहे होते हैं। फिर 40 के अंदर देखें, कहते हैं इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन के अंदर आपके पास गैसेस का गैसियस स्टेट से उसके आयंस के अंदर कन्वर्ट होना कहलाता है, तो ये हमारे पास इंथाल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो सम ऑफ ए एंड सी, तो ए एंड सी देखें कि पहले आप लोग इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन करवाएं कि सोडियम सॉलिड से आप लोग कन्वर्ट करें सोडियम गैस के अंदर, और फिर सोडियम गैस को जो है वो आप लोग कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, सोडियम आयन के अंदर। तो ये बेसिकली सम है किसका, ए और सी का। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में होता है कि सम ऑफ बी एंड सी, तो वो भी राइट ऑप्शन थे। मतलब एटमाइजेशन और सब्लिमेशन इन केस ऑफ सोडियम जो है वो आप लोगों के पास एक ही चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों के पास सम ऑफ ए एंड सी भी राइट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे लिखा था सम ऑफ बी एंड सी तो वो भी राइट ऑप्शन होना था, लेकिन ना ही ये केल्विन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ना ही ये सब्लिमेशन है, ना ही आयनाइजेशन है। कंडीशंस को याद रखें कि एटमाइजेशन के लिए 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाना होता है गैसियस फॉर्म के अंदर, कहाँ से रिएक्टेंट आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। और अगर आयनाइजेशन करवानी होती है तो आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट होता है वो गैसियस स्टेट में मौजूद होना चाहिए, और वहाँ से आप लोगों ने इसको जो है एक्सक्लूड करवाना होता है। 40 के अंदर देखें, कहता है फॉर द रिवर्स रिएक्शन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन विच द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द हाई पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास एक ग्राफ है, हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को ड्रा कर लेते हैं।
ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स, तो ये रिएक्टेंट की इंथैल्पी है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी और ये एक्टिवेशन एनर्जी की इंथैल्पी आ चुकी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो उसने कहा कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। बच्चे मैं फैक्ट लिखवा देता हूँ, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, हमेशा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो इसने रिवर्स के लिए पूछा, हम लोग यहाँ पे रिवर्स देख भी लेते हैं कि आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे देखना था। तो ये आप लोगों के पास इसकी इंथैल्पी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी का जो कंटेंट है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम लोग रिवर्स रिएक्शन के लिए इनका ट्रेंड लिख लेते हैं तो हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। रिवर्स के लिए ये वाली जो चीज़ है हमारे पास एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगी और ये वाली चीज़ है वो एज अ प्रोडक्ट एक्ट कर रही होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी आ जाती है और उसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी आ जाती है। ये किसके लिए है, अगर हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें और वो कौन सा है, वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग एंडोथर्मिक की बात करें और वो फॉरवर्ड हो तो उस केस में आप लोगों के पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद जो है वो रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किसके लिए होती है, हमारे पास फॉरवर्ड के लिए जो है हमारे पास मौजूद होगी। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ लास्ट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।